मेरी जो यात्रा थी वो असंभव से संभव की यात्रा है। को क्लाइंबर हैं, उनमें से 2 की डेथ हो गई है और एक जो है वो मिसिंग हो गए हैं। तो जैसा आपने बताया कि लोग हंसते हैं, मेरा एवरेस्ट का सफर है, मैंने बहुत इजीली अचीव नहीं हुआ। कैम शेरपा से थोड़ा झगड़ा भी हुआ, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कोई भी लोथ से उस पर मेरी एज और दूसरा फीमेल होना। जब मरने वाले होते हैं तो आपको सबकी आवाजें आती हैं या लोग दिखते हैं। मैं करीब 40 से 45 मिनट समिट पर रही हूँ, तो 90% लोग लौटते टाइम डेथ होती है। नमस्कार, स्पोर्ट्स मिरर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड एक ऐसा एपिसोड है जिसके बारे में जितना इस एपिसोड के बारे में आप सुनेंगे, जानेंगे और जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई जीवन में जीवटता क्या होती है। हम सुनते आए हैं कि जो जेंट्स है उसकी कभी भी इनकम आपको नहीं पूछना चाहिए और जो लेडीज़ है उसकी कभी भी एज नहीं पूछना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस एज को भी लोगों को बताते हैं या लोग जानते हैं उनकी एज को उनके काम के कारण। और वो काम ऐसा है जब आप 49 साल की उम्र में किसी ऐसी जगह पर जाने का सपना देखते हैं या एक लक्ष्य बनाते हैं तो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बातें बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको हतोत्साहित करते हैं। और जो आपका सपना जब आप उनको बताते हैं तो काफ़ी लोग हंसते भी हैं आपके ऊपर। लेकिन आपके अंदर जब जीवटता होती है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। और ऐसा ही काम किया श्रीमती ज्योति रात्रे जी ने, जिन्होंने एक कीर्तिमान भारत के लिए बनाया। 1953 में पहली बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसे कहा जाता है माउंट एवरेस्ट, वहाँ पर कदम रखा था तेंजिंग नोरके और एडमंड हिलेरी जी ने। लेकिन वो सिलसिला चलता रहा, कई कीर्तिमान बनते रहे कि 19 मई 2024 में एक कीर्तिमान बना। 19 मई के दिन वो था भारत की ओर से वो महिला जिसने 55 साल की उम्र में एवरेस्ट पर कदम रखा। और उसके पहले संगीता बहल थी जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने 53 साल की उम्र में एवरेस्ट को फतह किया था। तो ऐसी मध्य प्रदेश की और भोपाल की रहने वाली ज्योति रात्रे जी से आज हम स्पोर्ट्स मिरर के माध्यम से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। उनके विषय में जानना हम भी चाहते थे बहुत दिनों से ये मुलाकात आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज का दिन शायद हम सभी के लिए एक और सौभाग्य का दिन है कि हमने एक कीर्तिमानधारी व्यक्ति के साथ इस एपिसोड को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो आइए जानते हैं ज्योति रात्रे जी से कि उनका सफ़र माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने का और उनका पूरा जीवन किस तरह से इस माउंटेनियरिंग की तरफ आया और किस तरह से वे आज अपने जीवन को जी रही हैं और क्या क्या मुश्किलात आई, क्या क्या खुशियाँ इस पिछले मेरे ख्याल में 6 साल के दौरान उन्होंने अर्जित की हैं। ज्योति जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। सभी का मेरे को नमस्कार मेरी तरफ से और जय हिंद। और सबसे पहले तो हम वो कीर्तिमान जो आपने बनाया, सबसे बड़ी उम्र की आप महिला हैं हमारे देश की जिन्होंने 55 साल की उम्र में एवरेस्ट पर कदम रखा। हर जो व्यक्ति है वो उसने अपने बचपन में पढ़ा था एवरेस्ट एवरेस्ट एवरेस्ट, और स्कूल में हम देखते हैं काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और आज भी काफ़ी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें वो क्वेश्चन आता है कि एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन पहुंचा, तेंजिंग नोरके जी और एडमंड हिलेरी जी का वो आंसर जो हम सभी को कंठस्थ याद है। तो एवरेस्ट पर पहुंचने का जो सफ़र था वो, जैसा आपसे बातचीत में भी पता लगा और भी जगह से हमने जो रिसोर्सेज के माध्यम से जानना चाहा, तो 49 साल की उम्र में जब लोग एक तरह से गृहस्थ आश्रम खत्म करके वानप्रस्थ की तरफ प्रस्थान करते हैं, उस उम्र से आपने माउंटेनियरिंग की तरफ आना स्वीकार किया और लक्ष्य देखा, सपना देखा एवरेस्ट पर पहुंचने का। तो हम यहीं से इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं कि वो कैसा सपना था और कैसे वो सब आपने देखा, क्योंकि इस एज में, जो 49 ईयर्स की एज में जब आपने शुरुआत की है तो बहुत कठिन होता है लाइफ को एक अलग दिशा में ले जाना। मैं इसके लिए बताना चाहूँगी कि बचपन से ही मैं कुछ अलग थी और कुछ अलग करना चाहती थी और हमेशा से मेरे मन में ये था कि मैं अपने नाम से जानी जाऊं, मैं श्रीमती फला के नाम से नहीं। अभी आपने मुझे श्रीमती कहा तो मुझे यही लगा था कि मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि मैं इस श्रीमती को ही हटाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। और तो उसके लिए मैंने शुरू से पढ़ाई भी जब की तो बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें मैं कर रही थी बचपन से भी।
लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, हमारे समाज के ऐसे बंधन होते हैं कि जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हुई और मैं तब 18 साल की थी, मेरी शादी जल्दी हो गई थी। लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं वो सपना था कि मुझे कुछ अलग करना है और लोग मुझे अपने नाम से जानें। अपनी गृहस्थी में मैं रम गई थी, लेकिन कहीं न कहीं ये सपना मेरे पास था। तो मैंने अपना एक छोटा-सा हमेशा जीवित रहा वो। जी, तो मैंने अपना एक छोटा-सा बिज़नेस शुरू किया। स्कूल यूनिफ़ॉर्म का बिज़नेस था। हमारी कंबाइंड फैमिली थी, मेरे पास ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत थी। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि मैं अपना घर भी देख पाऊँ और कुछ अलग कर पाऊँ कि लोग मुझे जानें। तो मेरा अपना बिज़नेस बढ़िया चलने लग गया। मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल ली, सब कुछ बहुत अच्छा। 2015 में मुझे एक इंटरनेशनल फैशन शो करने का मौका मिला। तब मैंने लगा कि हाँ, अब ये मेरा सफ़र हो गया है कि लोग मुझे जानने लग गए हैं। नाम से जानने लगे। हाँ, एक अच्छे मुकाम पे मैं पहुँच गई थी। लेकिन जब आप सब कुछ हो जाता है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ धीरे-धीरे ख़त्म हुई, बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, फिर एक खालीपन-सा आ गया कि भई अब क्या? तो मुझे एक मौका मिला एक ट्रैक पे जाने का और वो ट्रैक पे मैं 2017 में गई। बचपन में पहाड़ देखने का बहुत मन था, उसका भी एक कारण है कि हम यही कहते हैं कि बचपन की चीज़ें हम भूलते नहीं हैं। तो एक मैंने वक्तव्य सुना था किसी हमारे बड़े नेता का कि जब मैं मरूँ तो मेरी अस्थियाँ जो हैं वो हिमालय में बिखेर देना। मन में एक क्यूरियोसिटी थी कि हिमालय में ऐसा क्या है कि आदमी मरने के बाद जाना चाहता है, तो मैं एक बार देखना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी फ़िटनेस नहीं थी, मुझे ब्रोंकाइटिस था, तो मैं बहुत ज़्यादा दौड़-भाग भी नहीं कर पाती थी। तो मैंने पहाड़ देखने का सोचा और एक छोटे ट्रैक पे मैं मनाली में बच्चों के साथ गई और जब पहली बार पहाड़ देखे, तो कहा जाता है जो पहली नज़र का प्यार वो मुझे पहाड़ों से हो गया और व्यक्ति अपने पहली नज़र के प्यार के लिए कुछ भी कर गुज़रता है। वही मैंने भी किया और जब मैं वापस आई तो मुझे पल्मोनरी एडिमा हो गया और डॉक्टरों ने कहा कि अब आज के बाद पहाड़ों पे नहीं जाना है। तो मैंने जैसा कहा कि कुछ अलग हूँ, ज़िद्दी हूँ, जुनूनी हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसे एक बार में तो नहीं मान सकती हूँ, एक ट्राई करना चाहिए हमको कि क्या वाक़ई में ये सही बात है? अगर ऐसा है तो फिर मैं कभी नहीं जाऊँगी, पर एक बार फिर ट्राई करती हूँ। और मैंने फिर ट्राई किया, तो ट्राई करने के लिए मैंने पूरी परीक्षा ली अपनी और मैंने देखा नेट पे कि इंडिया के सबसे टफ़ ट्रैक कौन से हैं, तो हमारे यहाँ 4 से 5 ऐसे ट्रैक हैं जो बहुत टफ़ हैं। उसमें से एक पिन पार्वती ट्रैक है, जो 100 किलोमीटर लंबा है और करीब 5,300 मीटर ऐसे हाइट है उसकी। वो जैसे ही सक्सेसफुली हुआ मेरा और वहीं इस सपने ने जन्म ले लिया कि अगर मैं अपनी फ़िटनेस बढ़ा लूँ, तो मैं माउंट एवरेस्ट फ़तह कर सकती हूँ। तो जैसा आपने बताया कि लोग हँसते हैं, तो क्या हुआ जब हमारा ट्रैक ख़त्म हुआ और सब इकट्ठा बैठते हैं और बोलते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना है आपको? लोग बता रहे हैं कि अब नेक्स्ट हम ये ट्रैक करेंगे, हम ये ट्रैक करेंगे। मैंने कहा मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है। तो लोग मुझे देख रहे क्योंकि मैं सबसे स्लो थी, पेस मेरा स्लो था, सब यंगस्टर गए हुए थे, कुछ 2-3 क्लाइंबर्स थे। वो ना 35 अबोव थे लेकिन उन्होंने काफ़ी ट्रैक किए हुए थे, बहुत एक्सपीरियंस थे, बहुत रनिंग करते थे, साइक्लिंग करते थे, तो उनके सामने मैं कुछ भी नहीं थी। पर मैंने तो अपना सपना सुना दिया, बोल दिया। हाँ, अब लोगों ने मतलब वो अंदर-अंदर हँसे भी और जो उनकी नज़रें थी वो व्यंग्यात्मक टाइप की दिख रही थी कि भाई हाँ, कि भाई ये क्या बोल दिया है करके। लेकिन आज जब मैंने माउंट एवरेस्ट कर लिया तो उन लोगों का भी फ़ोन आया तो वो यही कि मैम उस दिन तो हम नहीं समझ पा रहे थे कि आप कर पाएँगी। तो वही है कि अगर आप अपने मन में कोई सपना पालते हैं और पूरे टाइम अगर आप दिलो-दिमाग पे वो सपना छा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो वही रहा मेरा। Eyebrow toner powder, eyebrow hair shampoo, eyebrow onion hair oil, जी मेरे लिए भी लेके उसका eyebrow charcoal face wash, eyebrow द वर्ड ऑफ Aldi Cosmetics. तो जिस तरह से
अब मैं नाम सीधे लूंगा, ज्योति जी बता रही हैं कि उन्होंने जो सपना देखा था वो फर्स्ट ट्रैक 5,600 मीटर की ऊंचाई, और जब वो ट्रैक कंप्लीट हुआ सबसे पीछे आई, स्लो आई, लेकिन जब वो सब बैठे वहाँ पर, जितने भी लोग ट्रैक पर गए थे, और सब ने अपनी अपनी बात कही कि अगला वो कौन सा लक्ष्य रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो ज्योति जी ने वहाँ कहा कि वो माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8,848.86 मीटर जिसकी ऊंचाई है, और जिस पर पहुंचना हर व्यक्ति का एक सपना रहता है, लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन सपनों को जीते हैं, शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं, और वो मेहनत कामयाब हुई ज्योति जी की 19 मई 2024 को। हालांकि उसके पहले एक बार और उन्होंने ट्राई किया था 2023 में, लेकिन बहुत सी विषम परिस्थितियां आपके सामने आई थी। एक तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, उसके अलावा जो उनके साथ में जो पूरा जो एक दल गया था, जो टीम गई थी, उसमें भी काफ़ी लोग की जानें चली गई थी और काफ़ी लोग हताहत हुए थे। तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे, ज्योति जी 2023 में भी आपने ट्राई किया था, जी लेकिन वो जो समिट है वो पूरा नहीं हो पाया था। तो जी वो जो मेरे ख्याल में 5 साल का सफ़र था, आपने इस बीच में माउंट एल्ब्रस जो यूरोप की है 5,642 मीटर, उसके अलावा माउंट किलिमांजो जो अफ्रीका में है वो भी समिट पूरा किया था, जी और अब यहाँ पर पहुंची थी जब आप एवरेस्ट के लिए जी पहला प्रयास, कहते हैं कि प्रयास करते रहें, और जी ऊपर वाला भी कहता है या लोग कहते हैं कि इस बार और थोड़ा मेहनत के साथ प्रयास करें। तो 2023 की जो समिट थी उसके बारे में थोड़ा बताएं। 2023 में जब मैं निकली तो पूरी तैयारी के साथ निकली थी, और जो मेरा एवरेस्ट का सफ़र है मैंने बहुत इजीली अचीव नहीं हुआ, उसके जी। लिए बहुत सारे मैंने परिश्रम भी किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी, साथ ही मैंने तैयारियां बहुत की थी। मैंने सबसे पहले तैयारी तो अपनी खुद की थी कि मैंने एक टेस्ट करवाया था जो कि डीएनए टेस्ट होता है फिटनेस के लिए। जी। वो मैंने इसलिए करवाया था कि ऐसा ना हो कि मैं 2-3 साल तैयारियां करूं और तब मुझे पता चले कि मेरा तो हार्ट इस लायक नहीं है कि मैं ऊपर जा पाऊं। लंग्स तो मेरे थे ही खराब। तो उस टेस्ट में मेरा सब कुछ, उसमें हर चीज़ पता चलती है आपकी कि आपके जॉइंट्स कैसे हैं, टेंडन्स कैसे हैं, आपकी पकड़ कैसी है, पैरों का बैलेंसिंग कैसा रहेगा, आपकी रिकवरी कैसी रहेगी, हर चीज़ उसमें पता चलती है। तो उसमें मेरा सब कुछ गुड और एक्सीलेंट में आया, और मेरे जो लंग्स थे वो पुअर आए। तो यहाँ मैं लोगों सब को कुछ लंग्स पे ही निर्भर है। तो मैं कहूँगी कि मेरी जो यात्रा थी वो असंभव से संभव की यात्रा है, और मैंने फिर लंग्स पे काम किया। तो यहाँ एक संदेश देना चाहूँगी दर्शकों को कि जब भी कोई लक्ष्य अपना आप निश्चित करें तो पहले आप उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करें, फिर देखें कि हमारी कमजोरी क्या है, फिर उस पर आप काम करें। तो मैंने भी वही किया, मैंने बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह की, योगा किया, रनिंग सीखा, ये सब कुछ करते हुए सारी तैयारी के साथ मैं 2023 में पहुंची। मैंने ये पता किया कि क्योंकि एवरेस्ट पे डेथ रेशियो भी बहुत है, तो डेथ क्यों होती है, किन वजहों से होती है, मैंने अपने शरीर को उसी तरह से सब चीज़ों के लिए तैयार किया। सब बहुत अच्छा था। मैं एवरेस्ट काठमांडू से शुरू हुआ, बेस कैंप पहुंची, बेस कैंप के बाद हम लोग कुंभू आइसफॉल पहुंचते हैं जो कि सबसे टफ कहा जाता है, और वो भी मैंने पार किया। रोटेशन 2 मैंने किए, मेरी तबीयत कभी ख़राब नहीं हुई। लोगों को वहाँ पर कुंभू कफ हुआ, कई लोगों को फीवर भी आया, कई इंजर्ड भी हुए। और जब फिर उसके बाद हम लोग 1 वीक या 10 दिन ऐसा वेट करना होता है जब वेदर विंडो खुलता है, मतलब कि एवरेस्ट का वेदर इस लायक होता है कि आप क्लाइम कर पाएं। वो साल में मेरे ख्याल में वही एक मई 5-7 मई में भी 7 से 8 दिन ही होते हैं जिसमें कि एवरेस्ट अपने शिखर पे जाने की परमिशन देता है। बिल्कुल। तो जब ये हुआ, हमने अपना क्लाइम शुरू किया, और मैं कुंभू आइसफॉल पार करके कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 पे एक नाइट रुकते हैं, कैंप 4 पहुंचते हैं। वहाँ 5 से 6 घंटा आप थोड़ा रेस्ट करते हैं, और फिर रात में आप हाँ समिट के लिए निकल जाते हैं। लास्ट पुश रहता है आपका, समिट पुश। और जब हम निकले तब मौसम ठीक ठाक था, उतना खराब नहीं था। जब हमने 2 से 3 घंटे की क्लाइम की और अचानक मौसम खराब होना शुरू हुआ, और फिर वो इतना ज़्यादा खराब हो गया कि वहाँ अफरा तफरी मच गई कि मतलब आप इस लायक नहीं थे कि आप ऊपर क्लाइम कर पाएँ या वहाँ रुक भी पाएँ। हम जैसे तैसे
भाग के हमने अपनी जान बचाई, क्योंकि वहाँ ऐसी जगह भी नहीं है कि आप भाग पाएं। हाँ। आपको स्लो ही उतरना है, और कई लोग धक्का मुक्की करके भी जो फास्ट थे वो उतरना चाह रहे थे। तो काफ़ी लोग इंजर्ड हुए उसमें। मैं अपने टेंट में सबकी शुभकामनाएं कहिए, भगवान की दया कहिए कि मैं सही सलामत अपने टेंट में कैंप 4 आ गई थी। और जब हम कैंप 4 आए तो पता चला कि बहुत सारे लोग मिसिंग है, कई लोगों की डेथ हो गई है, कई लोग इंजर्ड हो गए हैं। तो पता चला हमारे जो को क्लाइंबर हैं उनमें से 2 की डेथ हो गई है, और एक जो है वो मिसिंग हो गए हैं। तो जो मिसिंग हो गए थे उनको लेने जाने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि सारे शेरपा एक दूसरे की मदद में थे, दूसरे क्लाइंबर्स की मदद में थे। तो जब मेरे शेरपा आए मेरे से पूछने के लिए, तो मैंने उनको यही कहा कि नहीं, प्लीज़ आप जाइए और ढूंढ के लाइए। राजन नाम था उनका, मलेशिया के क्लाइंबर थे। तो वो उसको ढूंढने गए। जब 2-2:30 बजे ढूंढ के लेकर आए तो उनको रेस्क्यू के लिए ले जाने वाला कोई नहीं था। और अगले दिन मौसम अच्छा था और मैं अपना समिट कर सकती थी। पर मेरे शेरपा ने मुझसे पूछा कि अब अपने को क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं दाई, आप राजन को लेके रेस्क्यू करिए उसका, और मैं यहाँ रुकती हूँ। वो डेथ जोन कहलाता है कैंप 4, जहाँ लोग 6 से 7 घंटे रहते हैं। मैं वहाँ 48 घंटे रुकी थी उस समय। और जब उसका रेस्क्यू करवा के मेरे शेरपा फिर से मुझे लेने आए, फिर मैं नीचे गई थी। तो वहाँ मैंने मानवता को ऊपर रखा, और मैंने ये सोचा कि मेरा एवरेस्ट पे झंडा फहराने से ज़्यादा ज़रूरी किसी की जान बचाना है। और मैं उस समय बहुत खुश थी। बिना झंडा फहराए भी मुझे लग रहा था कि ये एवरेस्ट पे झंडा फहराने से ज़्यादा बड़ी बात है जब आप किसी की जान बचाते हैं। तो इस तरह मेरा वो सफ़र वहीं अधूरा रह गया था। और जब मैं लौटी तो घर के लोगों ने मुझे मना कर दिया था कि अब आज के बाद पहाड़ों पे नहीं जाना है। कारण ये था कि इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा डेथ होता है, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। पहली बार उन लोगों ने सुना समझा। मैंने भी उनकी बात को उस समय मतलब तो मान लिया। नहीं, मैंने मान लिया था। और मैंने मेरे पास हमेशा ऐसा रहा है कि मैं हमेशा 2 प्लान लेके चलती हूँ। एवरेस्ट के समय भी मेरे पास में 2 प्लान थे, और अभी भी मेरे पास 2 प्लान रहते हैं। जब भी मैं कोई काम करती हूँ सिंगल नहीं रहता है मेरा, हमेशा 2 प्लान के साथ रहता है। तो मेरा था कि मैं अब अल्ट्रा रनर बनूंगी, और मैंने फिर 2024 जो था उसमें अल्ट्रा रनर की तैयारी की। दिसंबर में मैंने 2023 दिसंबर में मैंने पूना की अल्ट्रा रन सक्सेसफुली कर लिए। अगला लक्ष्य था मेरा सहारा की अल्ट्रा रन करने का, कि मैंने -50 देखा है, मैं +50 देखना चाहती थी। और ये सब करते हुए जनवरी में मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुमको एक ट्राई और करना चाहिए। तो ये मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मैं अपने सपने को भूलने के लिए मैंने 6-8 महीने लगा दिए थे, और मैं लगभग दूसरी तरफ डाइवर्ट भी हो गई थी मैं। लेकिन जब उन्होंने कहा तो मुझे अपने आप को हाँ कहने में 1 महीना लगा, और फिर मैंने अपनी फिर से तैयारियां की, और फिर मैं 2024 में निकली। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 साल का अनुभव है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। पहाड़ आपकी हमेशा परीक्षा लेते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि सब अच्छा था। और जब मैं कैंप 2 से कैंप 3 की तरफ बढ़ रही थी कि कैंप 3 भी पहुंच गई मैं, और कैंप 3 पे मुझे 1 रात रुकना था, लेकिन हमारे पास मैसेज आया कि रात नहीं रुकना है, आपको तुरंत कैंप 4 की तरफ निकलना है। तो मेरे बेस कैंप शेरपा से थोड़ा झगड़ा भी हुआ कि दाई, रात को ही पूरी आइटनरी आपने बनाई और तुरंत आप चेंज कर रहे हो। और मेरा शुरू से ये कहना रहता है कि जहाँ भी जाना है, जिस भी मुकाम पे पहुंचना है, जिस भी कैंप पे पहुंचना है, मैं अपने गाइड से बोलती हूँ कि आप उतना टाइम मुझे सही बताएं। अगर 10 घंटे आप बोलेंगे कि वहां पहुंचने में हमको 10 घंटे लगेंगे, मैं मेंटली प्रिपेयर अपने आप को 12 घंटे के लिए करूंगी कि मेरा शरीर 12 घंटे तक चले। अब जो भी कुछ है, ये मेरी अपनी एक क्वालिटी है कि अगर मैंने मन में सोच लिया है तो तब तक तो मुझे कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप पूरी आइटनरी मुझे बता दो, मैं मेंटली उसी हिसाब से प्रिपेयर रहूंगी। आप अचानक से मुझे ये कर रहे हैं। तो बोले नहीं मैम, जो बोला है आपको करना पड़ेगा। मैं फिर कैंप 4 की तरफ निकल गई कि ठीक है, अब जो बोल रहे हैं मानना ही पड़ेगा। और जब हम कैंप 4 की तरफ निकले तो कैंप 4 से पहले लोत्से हाई कैंप आता है, उससे 150 मीटर नीचे है। वहां से कैंप 4 पहुंचने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो वो रेस्ट करने के लिए होते हैं, वो टेंट रुकने के लिए नहीं होते हैं, वो बहुत ही टेम्परेरी होते हैं। उसमें नीचे
सीधे बर्फ होता है, कोई मैट नहीं बिछी होती है। अच्छा। और वहां पहुंचने के थोड़ी देर पहले हमारे पास रेडियो पे कॉल आता है कि ऊपर कैंप 4 पे बहुत तूफान आ गया है और सारे टेंट उड़ गए हैं, आपको लोधसे कैंप पे ही रुकना पड़ेगा। ओह। तो यहाँ पे हम लोग, व्यवस्था नहीं रुकने। हाँ, लेकिन हम लोग जो हैं जब माउंटेनियरिंग करते हैं तो ये सिखाया जाता है कि आपके पास हमेशा पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारे पास मैट थे, हम लोग लेके आए थे, जबकि हमको जरूरत नहीं थी, पर फिर भी हमारे पास मैट थे। हमने वो डाले और हम बाहर रुके। तो हमको लगा था कि हम एक आध दिन बाद हम कैंप 4 पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां हमको 4 दिन और 3 रातें बितानी पड़ी। वो डेथ जोन था और कहा जाता है कि इतने दिन वहां नहीं रुकते हैं। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कोई भी लोधसे कैंप पे 4 दिन नहीं रुका है। और जब दूसरा दिन था और तीसरे दिन की सुबह हो रही थी, तब हमारे जो मेरे हेड शेरपा थे, उन्होंने कहा कि मैडम हम एक दिन और रुके तो हम मर जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि दाई मुझे यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है और इस बार मैं झंडा फहराए बिना नीचे नहीं जाऊंगी। अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। तो ये कह लीजिए कि एक जुनून था, लोगों की भी शुभकामनाएं थी, ऊपर वाला भी चाह रहा था शायद। तो मैं स्वस्थ थी और मेरे शेरपा नीचे चले गए। अगले दिन मौसम ठीक हुआ तो मैं कैंप 4 अपने जूनियर शेरपा के साथ पहुंची। वहां मेरे लिए एक दूसरे शेरपा आए और उन्होंने मेरा समिट करवाया। तो प्रकृति हमेशा आपकी परीक्षा लेती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अनुभव है तो आप इजीली सारा सब कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। और फिर मैं आगे बढ़ी, फिर कैंप 4 पहुंची। फिर मैं खुश जैसे 2023 में थी, पर एक डर भी था कि ऐसा ना हो कि फिर से वही सब कुछ रिपीट हो जाए। तूफान ना आए। हाँ, तो वही हुआ कि मैं थोड़ा आगे बढ़ी, फिर वही तूफान आया। फिर मैंने अपने गाइड को कॉल किया कि दाई आप मौसम देख के बताइए क्या ये फिर से वैसा ही है, तो मैं यहीं से रिटर्न हो जाती हूँ, मैं इतनी मेहनत नहीं करती हूँ कि फिर मैं आगे जाऊँ और भाग के आऊँ। उन्होंने कहा नहीं मैडम, ये 2 से 3 घंटे का है, इसके बाद मौसम आपको अच्छा मिलेगा। और वही हुआ कि वो जो तूफान था वो थमा, हालांकि पूरी तरह नहीं थमा था, लेकिन चढ़ने लायक मौसम अच्छा हो गया था। और 19 मई 2024 सुबह 6:30 बजे मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर थी और वहां मैंने अपना तिरंगा लहराया और मेरा एक सपना पूरा हुआ और एक रिकॉर्ड भी बना। और इस तरह मैं दुनिया की उन 32 महिलाओं में शामिल हूँ जिन्होंने 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेट भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। तो वो जो कैंप 4 से जो लास्ट मेरे ख्याल में 800 मीटर रहता है, जो सीधी चढ़ाई बिल्कुल पहुंचना पड़ता है फिर एवरेस्ट पे। हमने काफी लोगों से बात की जो माउंट एवरेस्ट समिट करके आए हैं, तो वो बताते हैं कि वो जो 800 मीटर है, लगने में आपको ऐसे 800 मीटर तो लगेगा नहीं, लेकिन कहते हैं वो जो 800 मीटर है, जैसा आपने बताया एक जो डेथ जोन वहां से निकले, फिर वो 800 मीटर जिस पर जाना बहुत धीरे 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 एक एक करके जाना, एक एक करके वापस आना रहता है। तो वो 800 मीटर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि जब धीरे धीरे 50 मीटर 100 मीटर होता जा रहा था, तब मन में ज्योति जी के क्या विचार आते जा रहे थे? वो जो 848 मीटर है वो सबसे टफ है। और वो टफ इसलिए भी है कि एक तो हाई एल्टीट्यूड पे आप पहुंच गए हैं, डेथ जोन में आप पहुंच गए हैं, जहां लोग ऑक्सीजन लगे लगे डेथ हो जाती है, उनकी बॉडी का रिएक्शन एकदम अलग हो जाता है। उस पर मेरी एज और दूसरा फीमेल होना, दोनों चीजें मायने रखती हैं। और जब मैं आगे बढ़ रही थी और वहाँ एक बालकनी ऐसी जगह आती है जहां आप बैठ सकते हैं और कुछ थोड़ा सा आप खा सकते हैं, और वहां आपका सिलेंडर चेंज होता है। मतलब वही एक ऐसी जगह है जहां आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, उसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप स्टॉपेज पैर भी रख सकें, आपको लगातार चलना ही है। तो बालकनी के थोड़ा नीचे थे, तभी मेरी ऑक्सीजन खत्म हुई और
मुझे ऐसे लगने लग गया कि अब मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगी, मुझे क्विट करना है। और मैंने अपने शेरपा को बोला कि दाई अब इससे आगे मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और जिस जगह पे हम थे वो देखा, तो मैंने कहा अभी मेरे को 15 से 16 घंटे अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए चाहिए हैं और मेरी एनर्जी तो अभी ही जा रही है। तो दाई ने कहा देखो आप ऐसा तो नहीं आपकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, मैंने देखा उसमें इंडिकेटर होता है कि हाँ मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। उसका कारण ये था कि मैं जो पहले से सिलेंडर लगाया हुआ था वही मैं लेके गई। मेरा शेरपा जो है मेरे लिए नया सिलेंडर लगा रहे थे, लेकिन मुझे मालूम है कि उस जगह पे ऑक्सीजन की कीमत क्या है। वो मेरा 75% ऑक्सीजन का सिलेंडर कैंप 4 पर यूं ही पड़ा रहता। पर अगर ये ऊपर वाला सिलेंडर किसी के काम आ जाए जो बचता मेरा, तो वो मैंने सोचा तो वो सिलेंडर में लगा के गई थी, इसलिए वो बालकनी के थोड़ा पहले खत्म हो गया। अदरवाइज नया सिलेंडर हम लगाते तो वो बालकनी तक चलता। तो जब ऐसा हुआ उन्होंने कहा मैम इसको चेंज करते हैं और आप 10 मिनट रुके और उसके बाद आप बताइए कि करना क्या है, कि हमको लौटना है या ऊपर जाना है। उस बीच मेरे कान में बहुत सारी आवाजें आ रही थी और उन आवाजों को मैं पहचान पा रही थी कि किसकी आवाज है। तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब मरने वाले होते हैं तो आपको सबकी आवाजें आती हैं या लोग दिखते हैं। तो मैंने जीवन है, जीवन चक्र समझ में आता है बचपन से लेके अभी तक की उम्र का। तो मैंने बिल्कुल समझ लिया कि ये एनर्जी भी मेरी जा रही है, ये कान में लोगों की आवाजें आ रही हैं, पक्का अब मैं मरने वाली हूँ। मतलब ये खुद से ये बिल्कुल ये लाइन मैंने बोली कि पक्का अब मैं मरने वाली हूँ। लेकिन तुरंत मैं पॉजिटिव हुई और मेरा ऑक्सीजन भी चालू हो गया और मैंने कहा नहीं, ये वो आवाजें हैं जो मुझे बोल रही हैं कि ये कल तुमको झंडा फहराना है, ये वो शुभकामनाएं हैं जो मुझसे कह रही हैं कि ज्योति तुम आगे बढ़ो। और तुरंत मेरे पॉजिटिव थॉट हुए, मेरा ऑक्सीजन चालू हो गया और मुझ में एनर्जी आ गई। और मैंने तुरंत अपने दाई को बोला कि नहीं दाई वापस नहीं जाएंगे, अब हम ऊपर जाएंगे। और फिर मुझे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कभी एनर्जी नहीं, आवाजें भी नहीं, किसी भी पॉइंट पे मेरी एनर्जी लो नहीं रही। मैं फुल एनर्जी के साथ ऊपर पहुंची और वहाँ क्योंकि मैं 19 तारीख को पहुंची और सारे लोगों का जो समिट डेट था वो 21 तारीख था। तो उस समय बहुत कम क्लाइंबर्स थे, मौसम भी थोड़ा खराब था, तो उस समय क्लाइंबर्स ज़्यादा छोड़े नहीं थे उन्होंने। मैं करीब लोग 2, 4, 5 मिनट रहते हैं, मैं करीब 40 से 45 मिनट समिट पर रही हूँ। हाँ 40-45 मिनट, जहाँ आपको 4 लोग, या 5 मिनट मेरे ख्याल में ऑफिशियली टाइम दिया जाता है, ऑफिशियल टाइम इतना ही आप होता वहाँ रुक सकते हैं। तो वो 40-45 मिनट जीवन के एक और अलग मिनट हो गए। तो क्या कुछ सोचा? सबसे पहले तो ऊपर वाले को धन्यवाद दिया होगा कि ये जो मेरा सपना था आज पूरा हुआ जी। और क्या चीजें उस दौर में वहाँ दिखता कुछ नहीं है, चारों तरफ सफेद सफेद। बिल्कुल, और वैसे वहां से बहुत अच्छा सीनिक व्यू रहता है, चारों तरफ आपको पहाड़ दिखते हैं और आप एक सबसे ऊंची जगह पे हैं और सब चीजें नीचे हैं, तो एक अलग फीलिंग होती है। लेकिन जब हम गए थे तब वाइट आउट था, वाइट आउट यानी पूरे बादल थे, हमको नीचे का कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब 4:30 पौने 5 के करीब हम जिस जगह पहुंचे थे, वहां से मैंने होराइजन पे जो सनराइज देखा था, उस समय थोड़ा सा हल्का सा निकल रहा था, तो वो एक अद्भुत था मेरे लिए देखना, क्योंकि आप ऊपर हैं और सूरज नीचे से आ रहा। हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो सूरज हमेशा हमसे ऊपर रहता है, तो वो एक बहुत अद्भुत था। दूसरा, जब मैं समिट पे पहुंची तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी मैं स्पिरिचुअल हूँ और भगवान को भी मानती हूँ, तो मुझे लग रहा था कि जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, उस टाइप की मुझे अनुभूति हुई थी कि मैं भूल गई थी कि मेरा कोई शरीर है। कुछ सेकंड के लिए ब्लैकआउट सा हो गया था कि कुछ भी मुझे नहीं नजर आ रहा था, सिर्फ हवाओं की आवाज सुनाई आ रही थी और शून्य था, मतलब कोई भाव नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो वो एक अनुभव अलग था मेरे लिए। और उसके बाद का अनुभव भी बड़ा अजीब था, क्योंकि एवरेस्ट पे जितनी भी डेथ है वो लौटते टाइम होती है। मैक्सिमम जो है, अगर डेथ पूरी डेथ देखें तो 90% लोग लौटते टाइम डेथ होती है। उस समय मैंने पहली बार भगवान से प्रार्थना की थी कि अब यहाँ तक आपने पहुँचा दिया है तो घर भी सही सलामत पहुँचा देना। तो कहा जाता है कि आपका समिट तभी पूरा कहलाता है जब आप घर सही सलामत पहुँच जाएं। तो
चढ़ते टाइम मुझे बिल्कुल डर नहीं था, उतरते टाइम मैं बड़ा डर रही थी कि हिलेरी स्टेप निकल जाए, क्योंकि हिलेरी स्टेप पे सबसे ज़्यादा डेथ होती है। जब हिलेरी स्टेप निकल गया, बालकनी भी निकल गई, तो फिर मैं बेफिक्र हो गई कि अब कुछ नहीं होने वाला है और अब मैं सही सलामत पहुंच जाऊंगी। तो वो एक इस तरह का अनुभव रहा मेरा। ये तो बात हुई वहां तक पहुंच गई, लेकिन बीच बीच में काफी बातें या काफी बार आपने एक शब्द बोला, शेरपा, हाँ दाई, जिसे जी, मतलब जी। जो नेपाली लैंग्वेज में या जो जी पहाड़ पर जो है हम लोग भी जी, बड़े जी। भाई को दाई बोलते हैं। जी जी तो वो उनके साथ किस तरह का कनेक्शन रहता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति जी रहते हैं, बिल्कुल रास्ता पूरा उन्हें एक तरह बिल्कुल से रटा रहता है, रटा रहता उनका जीवन यापन उससे होता है कि जी जी साल में एक बार जी जो आप लोगों को ले जाते हैं जी ऊपर, वही उनकी इनकम रहती है जो साल भर जी भी खर्चा भी करते हैं, अपना जी परिवार का पालन पोषण जी। करते हैं। तो उनके साथ का कनेक्शन और उनकी अहमियत क्या अम, है एवरेस्ट समिट में? उनके बिना तो आप एवरेस्ट नहीं जा सकते, और नेपाल गवर्नमेंट का भी ये रूल है कि आप बिना गाइड के एवरेस्ट नहीं जाएंगे। तो वो तो है ही, और मुझे लगता है कि वो गाइड जो है मतलब एक तरह से उस समय तो भगवान ही होता है कि वो उसके बिना हम जा नहीं रहे हैं, जैसा कि हमारा जीवन नहीं चलता है। और वो हर तरह से आपका ख्याल रखते हैं, आपके खाने का, आपके पानी का, क्योंकि पानी वहाँ हमको ग्लेशियर का पानी पीना है, जो स्नो है वही पिघला के हमको, तो वो सारा कुछ वो हमारे लिए तैयार करते हैं, केयर करते हैं पूरी तरह से। मौसम के बारे में बताते हैं, जैसे हमारे बुजुर्गों को पता था कि अगर ऐसा हो रहा है तो अब ऐसा होने वाला है। अगर सूरज पे सन हॉलो बन गया, मतलब सूरज के चारों तरफ एक चक्र बन गया है, तो स्नोफॉल होने वाला है। तो ये सारी चीजें उनको पता होती हैं। तो अगर आपके पास में कोई मैसेज नहीं आ रहा है, मौसम विभाग से भी आपको नहीं पता चल रहा है, तो उनके पास इतना अनुभव होता है कि वो पता कर लेते हैं, और उस हिसाब से वो आपकी स्पीड कम या ज़्यादा करते हैं कि अब हमको कम स्पीड से करना है, या अब ऐसा होने वाला है, हमको जल्दी से आगे सही जगह पे पहुंचना है, कौन सी जगह सेफ है, कहाँ हम रुक सकते हैं, वो सारी चीज़ें वही गाइड करते हैं, और उनके बिना ये संभव नहीं है। और उन लोगों से फिर एक ऐसा रिश्ता बन जाता है, वो शायद जीवन भर रहता है। क्योंकि अभी मैं 1 साल बाद नेपाल गई थी, तो मैंने अपने दाई को कॉल किया था, और वो भागते हुए मुझसे मिलने आए थे मेरे होटल में। तो एक रिश्ता तो बन जाता है उन 1.5-2 महीनों में साथ रहने में। जी। ये जो 1.5-2 महीने का समय रहता है, वो आपके जो एवरेस्ट पर पहुंचने वाले, समिट कंप्लीट करने वाले लोग हैं, उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ता बन जाता है उस दाई के साथ, जो एक तरह से गाइड रहता है, या उस समय आपका एक अभिभावक उसे कह लें, या और उसे ये कह लें कि वो आपका एक टीचर रहता है। वो सब कुछ आप उस पर निर्भर रहते हैं, वो आप पर निर्भर रहता है, क्योंकि उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि आपको सकुशल माउंट एवरेस्ट तक ले जाना, विश्व के सबसे ऊंची चोटी तक ले जाना, वहाँ से आपको वापस लेकर आना। क्योंकि जितना अटैचमेंट उस 1-1.5 महीने में होता है, वो पूरे ज़िंदगी भर वो चलता है। जैसा अभी ज्योति जी बता रही थी कि अभी लास्ट टाइम वे जब काठमांडू गई थी, नेपाल गई थी, तो वहाँ उन्होंने अपने दाई को कॉल किया, तो वे उनसे मिलने दौड़े दौड़े चले आए। तो ऐसे रिश्ते जो जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, हर व्यक्ति को इस तरह के रिश्तों की डोर में बांधे रखते हैं। और जो माउंट एवरेस्ट है वो यही कहता है, यही आपको चुनौती देता है कि आप में कितनी क्षमता है, मैं आपको देखता हूँ, लेकिन जो एक सराउंडिंग जो लोग हैं वो आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो इस पहले एपिसोड में हम यहीं पर इस चर्चा को रोकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आएंगे और ज्योति जी से बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, क्या कोई बेसिक ट्रेनिंग उन्होंने ली थी, उसके बाद माउंट एवरेस्ट के बाद का जो समय उनके जीवन का बदला वो किस तरह से था, और आज उनकी लाइफ किस तरह से चल रही है।